दोस्तों स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, ये जो इस समय हम सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, ये सीटेट सीडीपी क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व, यानी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उन्हीं की बुकलेट को हम सॉल्व यहाँ पे करा रहे हैं। तो अब तक हम लगभग पार्ट 4 अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 4 में दोस्तों हमने पहली बुकलेट में, पहली वाले पार्ट में एक बुकलेट सॉल्व कराई, दूसरे में भी एक करा दी, तीसरे में एक कराई और पार्ट 4 में हमने 2 बुकलेट सॉल्व करा दी। इस प्रकार से टोटल अब तक हम आपको दोस्तों कितनी बुकलेट, 5 बुकलेट आपको सॉल्व करा चुके हैं। और आज जो ये पार्ट 5 है, इसमें हम छठी बुकलेट आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आपको बता दें, देखिए सीटेट सीडीपी में बार बार वही सवाल घूम रहे हैं। आज उन्हीं पीवाईक्यू को बुकलेट वाइज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने सीटेट सीडीपी की पीवाईक्यू बुकलेट ठीक से सॉल्व कर ली तो समझो आधा पेपर यहीं से क्लियर हो जाएगा। पीवाईक्यू ही सीटेट की चाबी है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। इस बुकलेट में भी हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रोजाना आपको एक बुकलेट में सॉल्व कराऊंगा सीडीपी के लिए। और ये जो वीडियो है ये रोजाना प्ले लिस्ट में, हमने जो प्ले लिस्ट है सीडीपी की वो बना रखी है, वहीं पे आपको मिलती रहेंगी। तो आपको इधर उधर कहीं पे भी भटकना नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है। यहाँ पे देखिए बहुत ही मोटा पेन है, थोड़ा पतला करते हैं। व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। ए ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, बी ऑप्शन है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, सी ऑप्शन है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण और डी ऑप्शन है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। देखो यहाँ पे बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। अब निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा तो जाहिर सी बात है, देखिए वृद्धि और अधिगम प्रगति जो है, वृद्धि एवं अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये तीनों ऑप्शन गलत ऑप्शन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए थोड़ा सा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कथन और कारण का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कथन को थोड़ी देर के लिए काट दीजिए और कारण को भी काट दीजिए। सिंपली आप इस प्रकार से पढ़िए। देखो, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। अब आप खुद से सोचिए, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। इसका मतलब ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अब देखो ये कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप क्योंकि, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्योंकि। अब एक बार फिर से पढ़िए, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अब आप सोचो कि इसका मैच कहीं इसके साथ खा रहा है कहीं पे भी, इसका मतलब सीधे सीधे कहोगे कि भाई ये जो है ये ठीक नहीं है। यानी अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल गलत है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा जो दूसरा वाला विकल्प है ये सही होगा, सेकंड विकल्प। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। ए ऑप्शन है देखिए यहाँ पर किस्मत, बी ऑप्शन है कार्य कठिनाई, सी ऑप्शन है कोशिश की कमी और डी ऑप्शन है योग्यता का अभाव। तो देखो, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। इसका मतलब क्या है, योग्यता का अभाव है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो को आप अंत तक देखना,
मिस मत करना, क्योंकि ये PYQ है। देखो बाइगोतस्की को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपके लिए दोस्तों प्ले लिस्ट बना दी है, कहीं पे भी इधर उधर नहीं भटकना है, सारी आपको CTP एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो बाइगोतस्की के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है। अब कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है ये आपको देखना है। 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन पढ़िए और समझिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। देखो, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह क्या है, असंबंधित है। असंबंधित है यानी गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना चाहिए, यानी पॉजिटिव विकल्प है। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, ये देखिए नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सबसे सटीक ऑप्शन बाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार जो है वो दूसरा वाला है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखो, शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। दोस्तों, शिक्षक जो है वो ज्ञान का प्राथमिक स्रोत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बी ऑप्शन, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। अब ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव कह सकते हो आप, ये विकल्प है। अब देखो सी वाला, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्यों का त्यों लागू करते हैं, ये भी क्या है, गलत है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, तो ये भी सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर से आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है इसको समझो। देखो, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझें और संसाधित करें। देखो, समान रूप से तो नहीं समझ सकते, सभी लोग दुनिया को समान रूप से नहीं समझ सकते, क्योंकि गार्डनर जी हैं, उन्होंने साफ साफ बुद्धि कई प्रकार की 8 से 9 प्रकार की बुद्धि को बताया है। तो सभी लोगों में बुद्धि क्या है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट देखिए, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता, तो बुद्धि का एक आयाम नहीं होता है बल्कि बहुआयामी होता है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, तो केवल यहाँ पे शब्द आएगा तो 100% नेगेटिव होगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसके लिए समझिए। देखो, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो ए ऑप्शन है देखिए, क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। इसके बाद देखिए बी ऑप्शन दे रखा है, छवि आधारित। डायरेक्टली मैं इसका आंसर ही आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो देखिए, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। पहला वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही आ गया, कथन और कारण। जैसे ही कथन और कारण वाले क्वेश्चन आएंगे, तुरंत आपको क्या करना है, कथन को यहाँ से काट देना है और कारण को भी यहाँ से काट देना है। अब क्वेश्चन को पढ़ना है। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सहारा देना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे लिखिए क्योंकि। अब क्योंकि जोड़ के इसको पढ़िए, क्योंकि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। तो बिल्कुल सही है, यानी दोनों ही सही हैं। यानी यहाँ पे देखो, कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो विकास के क्रम की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो देखो क्या है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। दोस्तों विकास एक असतत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, सतत प्रक्रिया है, ठीक है। विकास जो है वो लगातार चलता रहता है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए ये पॉजिटिव है, जो विकास है ये चक्रीय क्रम से होता है, क्रम में होता है, ना कि एक रेखीय सीधी रेखा में विकास कभी भी नहीं होता। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव है। नेक्स्ट है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ये गलत है। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो विकास के पहलू जो हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। चौथा ऑप्शन गलत है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। विकास जो है एक चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए वही आ गए वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़िएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। ए ऑप्शन। ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कई बार पेपर में यही क्वेश्चन बदल बदल के पूछ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, वो है अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा। बी ऑप्शन है आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा। सी ऑप्शन है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। डी ऑप्शन है खुद को पुनर्बलन के द्वारा। देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन में इंग्लिश में यूज ऑफ इनर स्पीच, जब भी यूज ऑफ इनर स्पीच की बात हो, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 5 की बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। तो ए ऑप्शन है, वन ऑप्शन है। देखिए बात यहाँ पे हो रही है कक्षा 5वीं तक के बच्चे हैं, 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं। लेवल आपको देख लेना है, ठीक है, लेवल आपको देख के ही बात करनी है। तो व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड गलत है। वीडियो दिखाना होगा नहीं। पावर पॉइंट प्रस्तुत करना ये भी नहीं होगा, यानी निर्देशित खोज। यहाँ पे सबसे अच्छा और सबसे सही जो जवाब है वो है निर्देशित खोज। आपको जो आज मैंने टैग वर्ड वाली वीडियो बनाई है उसमें भी ये टैग वर्ड पॉजिटिव में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये निर्देशित खोज सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, जब मैंने आपको आज पॉजिटिव और नेगेटिव वाली टैग वर्ड वाली वीडियो बनाई है दोस्तों, वो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। यहाँ पे देखो नहीं है। अब देखो जहाँ पे नहीं है तो क्वेश्चन क्या गया, नेगेटिव में गया। जब क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो रटने व दोहराव क्या है, पहला ही ऑप्शन है रटने व दोहराव। अब रटना व दोहराव क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है तो हमने ये काट दिया और नेगेटिव का आंसर क्या होगा, नेगेटिव। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ भी पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छी तरह से किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। अब देखो यहाँ पे नहीं है, इसको आराम से आप ध्यान से करिएगा क्योंकि बुकलेट में ये ट्रेंड चल चुका है अब छपने का प्रश्न का। लास्ट में चुपके से नहीं चिपका देता है और जल्दबाजी में हम वहाँ पे नहीं देखते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखो यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तीसरा विकल्प है इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन है यह उच्च स्तरीय सोच समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। अब देखो यह खुला प्रश्न और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, तो ये बिल्कुल सही है, पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, पॉजिटिव है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। लेकिन यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि नेगेटिव का जवाब क्या होगा, नेगेटिव। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दिया करें।
इससे क्या होगा कि जो भी भाई बंधु घर बैठे हुए हैं वो फ्री में उनके लिए क्या है ये बुकलेट मिल जाएगी और आराम से वो भी दोस्तों सीटेट आराम से पहली बार में पास कर जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। अब देखो कथन का काटो, यहाँ पे कारण काटो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो क्योंकि, यहाँ पे क्या लिखोगे क्योंकि। अब एक बार फिर से पढ़िए आप, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, क्योंकि कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा। देखो ये तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आपने देखा कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या और आकलन के द्वारा, तो यह क्या हो गया नेगेटिव हो गया, यानी ये गलत हो गया। तो सीधे सीधे आपका जवाब क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी का गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे कुत्ता ही समझेगी। तो वह उसे क्या है, कुत्ता ही समझेगी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अहम केंद्रिता, बी ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व, सी ऑप्शन है संरक्षण और डी ऑप्शन है समायोजन। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही जवाब है यहाँ पे ये क्या है, समायोजन है। ठीक है, मैंने नोट्सों के अंदर जब मैंने जीन पियाजे कराया हुआ है वहाँ पे अहम केंद्रक, संरक्षण, बहुस्थित्व और समायोजन बहुत ही अच्छे से समझाया है। इनके अंदर की डिटेल आप खुद पढ़िए, वहाँ पे क्या दे रखा है, और नहीं तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। ठीक है, यहाँ पे अगर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की का निर्धारण करती है। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे सेक्स है, जेंडर है, शैक्षणिक सफलता है और सीखने की शैली है। क्वेश्चन नंबर 16, तो आपको सही जवाब देना है। देखो आनुवंशिकता की बात कर रहा है, ठीक है। जब आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी की बात करेगा तो ओनली क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी सेक्स। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फिर से देखिए वही आ गया, अभी कथन और कारण वाला। कथन काटिए और कारण भी काटिए। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ोगे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखो शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। दोनों पॉजिटिव हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे दोस्तों पहला वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दोहराव व बारंबार किया जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। तो किसकी विशिष्ट पहचान है, सुलीन क्रम विकार की, अधिगमात्मक विकलांगता की, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की, और चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क पक्षाघात की। तो देखिए दोहराव व बारंबार किया जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है, ये दोस्तों पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वालीन क्रम विकार का। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, यानी जो विद्यार्थी हैं वो अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, अधिगम पर दोहराव व रटने पर होता है, यानी जो अधिगम का बल है दोहराव और रटने पर होता है,
अब देखो जब दोहराव और रटने की बात आ गई है तो ये तो नेगेटिव है। विद्यार्थियों की सामाजिक भावनाओं को आवश्यकताओं की उपेक्षा, यहाँ पे उपेक्षा है, गलत हो गया। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है, यानी पृथक मतलब अलग करना, और नकारा जाता है, तो ये भी क्या है, गलत हो गया। यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, तो बच्चा क्या हो जाता है, सक्रिय। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में क्या होती है, परेशानी होती है। बी ऑप्शन है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में समस्या होती है। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और बड़ को लेकर भ्रम होता है। और चौथा ऑप्शन है मानक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो 20 में क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखो एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्णों को लेकर क्या होता है, भ्रम होता है, यानी तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से आप जुड़े रहिए, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, सीडीपी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। समय मिलेगा तो अदर सब्जेक्ट भी आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर यानी मानव सामाजिक अभाव का क्या किया, अनुभव किया है। आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो निगमात्मक अवधि या सहज काल या फिर मूल काल या फिर संवेदनशील काल। तो इसका जो देखिए यहाँ पे आएगा संवेदनशील काल, संवेदनशील काल कहलाएगी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, टॉपिक का नाम है जेंडर। तो इससे 100% एक नंबर पेपर में हर साल छपता है, हर बार छपता है। तो इसको आप टॉपिक को क्लियर करिए, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, मैंने वीडियो करा रखा है, ठीक है। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकलित सामान्यकरण पर क्या कहलाते हैं, सामान्यकरण क्या कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता, बी ऑप्शन है जेंडर भेदभाव, सी ऑप्शन है जेंडर पहचान और डी ऑप्शन है जेंडर प्रारूप। सही ऑप्शन आपको चुनना है। यानी विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकलित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं, ये दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता है। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में, एक समावेशी कक्षा में। तो एक समावेशी कक्षा में क्या है, देखिए विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं। देखो एक समावेशी कक्षा की बात हो रही है और विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या, ये तो देखो गलत है। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियां तक पहुँच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। ये दोस्तों पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, विशेष बच्चों के जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। चौथा ऑप्शन है सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं। देखो समावेशी कक्षा की बात हो रही है तो समान पाठचर्या यहाँ पे पक्का पालन करा रहे हैं ये, और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र को अपनाया जाता है। तो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है दोस्तों, ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो दूसरा, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच है और वे कक्षा की क्रिया में क्या है, शामिल है। तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न हैं इनको पूछने का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। बी ऑप्शन है छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है देखिए उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन है छात्रों की जानकारी को याद रखने के लिए नेगेटिव है, और छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान को विकसित करने में सक्षम बनाना।
तो सबसे देखिए बेहतरीन ऑप्शन की तलाश में है यहाँ पे छात्रों के ज्ञान और समझ का आकलन करने के लिए। ये भी नहीं होगा। सबसे जो बेहतरीन वाला जो ऑप्शन है वो दोस्तों थर्ड वाला ऑप्शन है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को क्या है, बढ़ावा देना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए 25, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ए ऑप्शन है, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, जो अलगाव में होता है। गलत है। अधिगम केवल कक्षा, तो ये तो भी गलत हो गया। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है बल्कि क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी यहाँ पे दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया, कारण और कथन। इसको कथन को काटिए यहाँ पे और कारण को भी काटिए। ठीक, अब आप पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। क्योंकि, अब यहाँ पे लगाओ आप क्योंकि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। अब आपका जो कॉमन सेंस है आराम से काम कर जाएगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप आंसर दीजिएगा, क्या होगा। देखो एक बार फिर से पढ़ लीजिए अगर आपको रिजल्ट इसका समझ में नहीं आ रहा है तो। देखो, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीनों की उम्र तक ऐसा नहीं करते। क्योंकि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांस्कृतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। पहला वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। यानी जो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है मात्रात्मक परिवर्तन, बी ऑप्शन है गुणात्मक परिवर्तन, सी ऑप्शन है भावात्मक परिवर्तन और डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक परिवर्तन। तो दोस्तों देखिए, बच्चों की जो लंबाई और जो वजन है ये सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन है। पहला वाला ही विकल्प सही होगा, बकाया ये तीनों विकल्प गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। देखो कह रहा है ये लॉरेंस कोहल वर्ग से संबंधित है। लॉरेंस कोहल वर्ग को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरोड़मा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरोड़मा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है, नैतिक विकास की जो स्टेज है वो कौन सी है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सामाजिक सरोकार और विवेक। दूसरा ऑप्शन देखिए नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। सी ऑप्शन है यहाँ पे दंड की उन्मीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून। चौथा ऑप्शन है यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। तो दोस्तों जो आपके ये लॉरेंस कोहल वर्ग हैं, इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और 3 स्तर के 6 चरण हैं, प्रत्येक स्तर के 2 चरण हैं। तो अच्छे से 3 स्तर 6 चरण पढ़ लीजिए, वहीं से बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये फैक्चुअल था। देखो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखो प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। गलत है। प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो शैक्षिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हों।
चलिए तीसरा ऑप्शन देखिए, प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। तीसरा विकल्प आपने देखा। चौथा विकल्प देखिए, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो ये जो चौथा वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं ये अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से क्या है, सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता पूर्व संक्रात्मक अवस्था है। इनकी दोस्तों 4 स्टेज हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं जीन पियाजे ने। चारों अवस्थाओं से बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो वहीं से आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, बी ऑप्शन है सदक्षण और अमूर्त चिंतन, और सी ऑप्शन है नकल और प्रतिवर्तता, डी ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो देखो जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता जो है वो पूर्व संक्रात्मक की बात हो रही है, सीधे सीधे स्टेज से पूछा गया है, अवस्था से पूछा गया है, तो यहाँ पे चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने आज 30 क्वेश्चन को क्लियर कर लिया। अब आगे की बुकलेट जो होगी वो नेक्स्ट डे सॉल्व होगी। तो दोस्तों इस सीरीज को देखने के लिए आप बने रहना वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर, चैनल से जुड़ जाइए, सीडीपी आपकी दोस्तों बहुत मजबूत हो जाएगी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।